ओके, 10th स्टैंडर्ड। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस 2। साइंस 2 का ये पहला लेक्चर है और साइंस 2 में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। अब इस चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे? इस चैप्टर में तुम एक लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे। वो कौन सा लाइफ प्रोसेस है वो थोड़ी देर में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि वो कौन से लाइफ प्रोसेस के बारे में तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ये चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहला मैं यहां पर लिखा दूं, व्हाट आर the important life process। अब उसका आंसर लिखा रहा हूं। आंसर पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। दूसरा लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तीसरा लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। चौथा लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन। छठवां लाइफ प्रोसेस है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सातवां लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। आठवां लाइफ प्रोसेस है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मूवमेंट। ये मैंने तुम लोगों को लाइफ प्रोसेस के नाम लिखा है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मूवमेंट। ये मैंने तुम लोगों को लाइफ प्रोसेस के नाम लिखाए हैं। इनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे प्रोसेस लाइफ देने वाले प्रोसेस है। ये सारे प्रोसेस लाइफ देने वाले प्रोसेस है और ये सारे प्रोसेस तुम्हें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। ये वो प्रोसेस है जिनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है। इन शॉर्ट में बता दो, ये सारे वो प्रोसेस है जिनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है, इसलिए इन प्रोसेस को नाम दिया गया लाइफ प्रोसेस। सर ये कहां पर होते हैं लाइफ प्रोसेस? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बाहर नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं। सर ये लाइफ प्रोसेस कौन करता है? तुमने सर बताया ये लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। सर इसको करेगा कौन? तो इन सारे लाइफ प्रोसेस के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बना है। न्यूट्रिशन वाले लाइफ प्रोसेस के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम होगा। रेस्पिरेशन वाला रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम होगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम होगा। एक्सक्रीशन उसी तरह हर लाइफ प्रोसेस के लिए एक अलग ऑर्गन सिस्टम है। कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम सारे लाइफ प्रोसेस का काम नहीं करता। हर प्रोसेस के लिए हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है,
डाइजेशन के लिए न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं उसको। तो हर लाइफ प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक अलग ऑर्गन सिस्टम है, और ये सारे लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इनमें सिर्फ एक लाइफ प्रोसेस को छोड़ दो, रिप्रोडक्शन को छोड़ दो, रिप्रोडक्शन के अलावा बचे कुछ सारे लाइफ प्रोसेस में से अगर कोई भी एक प्रोसेस काम करना बंद कर दे तो वो ऑर्गेनिज्म या तो बीमार हो जाएगा सीवियर कंडीशन में, या तो मर जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, रिप्रोडक्शन वाला लाइफ प्रोसेस को छोड़ दो, बाकी सारे लाइफ प्रोसेस में से अगर कोई भी एक लाइफ प्रोसेस काम करना बंद कर दे तुम्हारे बॉडी के अंदर, तो या तो वो ऑर्गेनिज्म, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कुछ भी हो, कोई भी हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो बीमार होगा या तो मर जाएगा। रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम अगर खराब हो गया ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वो जिंदा रहेगा बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो मैंने तुम लोगों को लाइफ प्रोसेस के नाम लिखा है। लाइफ प्रोसेस कौन करता है? ऑर्गन सिस्टम। हर लाइफ प्रोसेस के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मौजूद है। इनमें से कोई भी एक लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन को छोड़ के अगर काम करना बंद कर दे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो बीमार या तो डेड। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे लाइफ प्रोसेस के लिए किस चीज की जरूरत होगी? इन सारे लाइफ प्रोसेस के लिए किस चीज की जरूरत होगी? उसका जवाब बच्चों बहुत सिंपल सा है, एनर्जी की जरूरत होगी। ये सारे लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी। और एनर्जी बनाने वाला जो प्रोसेस है ना बच्चों, वो है तुम्हारा रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में तुम सिर्फ एक लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे और उस लाइफ प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। इसी के बारे में तुम पढ़ने वाले हो। तो उससे पहला मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देता हूं और समझा देता हूं। टॉपिक का नाम है, जो पहला टॉपिक मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। ये टॉपिक मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इसके पॉइंट्स में लिखाते जाऊंगा और मैं तुमको एक्सप्लेन कराते जाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, there are different systems in the human body। अब यहां पर मैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहा हूं वो ह्यूमन ले रहा हूं। क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम मौजूद है। They function in coordination with each other। ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। हर ऑर्गन सिस्टम सेम काम नहीं करता है, अलग अलग काम करता है। लेकिन हर ऑर्गन सिस्टम का मकसद क्या है? लाइफ देना, ह्यूमन को जिंदा रखना। तो हर ऑर्गन सिस्टम के बीच में तुम्हें क्या नजर आएगा? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। दे फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर।
सारे ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करते हैं, उनके फंक्शन करने का तरीका अलग होगा, लेकिन उनके फंक्शन में तुम्हें क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट लिखता हूं, फॉर दिस दे नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। और उन फंक्शन करने के लिए, ऑर्गन सिस्टम को काम करने के लिए कंटिन्यूसली उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड। बच्चों, लिपिड का मतलब होता है प्रोटीन। लिपिड का मतलब होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड इन द डाइट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड, ये तीन क्या है? ये तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड क्या है? लिपिड का मतलब मैंने तुमको बता दिया कि प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड, इनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट किसके अंदर होता है? फूड के अंदर। और ये तीनों चीजें जरूरी है एनर्जी को बनाने के लिए। ये तीनों चीजें बॉडी को क्या देती है? एनर्जी। व्हाट डू दे प्रोवाइड टू द बॉडी? एनर्जी, ताकत। वो ताकत प्रोवाइड कर, एनर्जी प्रोवाइड कर। कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स है जो फूड के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म of the cell synthesize the energy by utilizing this nutrient. Again, I am repeating myself. Point number 1 बोलता है कि there are different systems in the human body. और हर सिस्टम के बीच में, हर सिस्टम के फंक्शन के बीच में तुम्हें क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेशन। और उन सिस्टम को काम करने के लिए तुम्हें कंटिन्यूसली क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी बॉडी को किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड से। एनर्जी कहां बनती है? एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म किसका पार्ट है? सेल का। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर एनर्जी सिंथेसाइज होती है, यानी कि एनर्जी बनती है। एनर्जी बनती है किससे? बाय यूटिलाइजिंग दिस न्यूट्रिएंट। अब यहां पर दिस न्यूट्रिएंट किसको बोला है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड को। इनकी मदद से एनर्जी बनाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
not only nutrient but oxygen is also necessary. To produce energy. तुमको लगता होगा कि एनर्जी को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड यही चाहिए, नहीं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है एनर्जी को बनाने के लिए। नेक्स्ट, oxygen is supplied to the cell through blood. ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। खून के जरिए हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है। So what do you get from this 5 points? ये 5 पॉइंट से क्या कंक्लूजन मिला? पहला पॉइंट बोलता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। वो सारे ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं, उनके काम के बीच में कोऑर्डिनेशन हमको दिखाई देगा, तालमेल दिखाई देगा, क्योंकि सबका मकसद क्या है भाई? हर सिस्टम का मकसद है कि इंसान को जिंदा रखना। अच्छा, वो ऑर्गन सिस्टम को काम करने के लिए इट रिक्वायर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी किससे मिलेगा? वो एनर्जी मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड से। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड क्या है? ये न्यूट्रिएंट है जो खाने के अंदर होता है। ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या ये बॉडी को एनर्जी डायरेक्टली प्रोवाइड करता है? नहीं भैया, नहीं। एनर्जी कहां पर बनेगा? तुम्हारे घर में नहीं, एनर्जी बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सर माइटोकॉन्ड्रिया किधर मिलेगा? परेल में मिलेगा, खाना में मिलेगा, कहां पर मिलेगा? अरे बुद्धुओं, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक हिस्सा है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर हमको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा और उस पर, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी को बनाने का काम होता है। एनर्जी तो सिंथेसाइज की जाती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जाती है। अच्छा, एनर्जी को बनाने के लिए 2 चीज की जरूरत होगी, एक न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। और न्यूट्रिएंट फूड से मिलेगा, ऑक्सीजन एयर से मिलेगा। अच्छा, ऑक्सीजन सर सेल तक कौन पहुंचाने का काम करता है? भैया ब्लड ही करेगा। फिर जब सेल के अंदर सबसे पहला न्यूट्रिएंट चले गए हैं, फिर ब्लड सेल के अंदर क्या सप्लाई करता है? ऑक्सीजन। फिर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलते हैं जब, तो न्यूट्रिएंट ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन को गेन कर लेता है और फिर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है। और जब एनर्जी बनती है तो वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी। थोड़े टाइम बाद मैं आऊंगा इसमें, या तो मैंने सिर्फ एक कहानी बताया। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6। अब थोड़ी प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक। प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक। इट मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। They prepare their own food. Plants are autotrophic. They prepare their own food. After utilizing some food for themselves,
द रिमेनिंग फूड is stored in fruit, roots, etc. क्या बोला? प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक, यानी प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, वो फिर खाना बनाने के बाद कुछ खाना अपने लिए इस्तेमाल करता है और जो खाना बच गया प्लांट वो खाना स्टोर करता है फ्रूट के अंदर, रूट के अंदर, लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर एक्सेट्रा। और बाद में वो लीव्स को कौन खाएगा? एनिमल। ठीक है, एनिमल्स वो लिव्स को खाता है, इससे लिव्स को खाने से एनिमल को फिर क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है, हवा से उसको ऑक्सीजन मिलेगा और इस तरह फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनेगा। टॉपिक का नाम था लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। इसमें तुमने पढ़ा क्या? इसमें तुमने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनके काम के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन दिखाई देगी और काम करने के लिए उनको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड। क्या सिर्फ इन्हीं की जरूरत है एनर्जी के लिए? नहीं, ऑक्सीजन की भी जरूरत है। सर एनर्जी कहां पर बनेगी? एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। फिर क्या होता है सर? जब न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलते हैं तो फिर न्यूट्रिएंट ऑक्सीडाइज होता है, यानी ऑक्सीजन को गेन करता है और उसके बाद फिर एनर्जी बनती है किस फॉर्म में? एटीपी वाले फॉर्म। फिर नीचे तुम्हें बताया है कि भैया प्लांट जो है ना वो एक ऑटोट्रॉपिक है, यानी वो अपना खाना खुद बनाता है, खुद बनाने के बाद उसमें से कुछ खाना अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है और जो खाना बच जाता है वो स्टोर करके रखता है, संभाल के रखता है रूट के अंदर, फ्रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर एक्सेट्रा। फिर बाद में वो फ्रूट और लीव्स एनिमल कंज्यूम करते हैं, इससे उनके अंदर क्या सप्लाई होता है? न्यूट्रिएंट। बात समझ आ गई? ठीक है, दो चीज हो गई, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ये हो गया। फिर मैंने बोला कि इस चैप्टर में हम कौन से लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले? सिर्फ एक, वो है रेस्पिरेशन। फिर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ प्रोसेस में ये सारी बातें पढ़ी। ठीक, अब थोड़ा सा पार्ट में मिटा देता हूं। क्वेश्चन अगर आया, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? यानी क्या क्या चीज खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है? कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड में अवेलेबल है? तो मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। मिल्क, फ्रूट, जैगरी, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ये सारे सोर्स हैं, इनसे हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड
4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम। यानी इसका मतलब होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, तो उसका आंसर आता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी। यहां पर खत्म हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर के मेन पार्ट पर आते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ एक लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है रेस्पिरेशन। अब तुम्हारा पूरा के पूरा फोकस होना चाहिए रेस्पिरेशन। अब आ गए अपन मुद्दे पर। रेस्पिरेशन क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ये लाइफ प्रोसेस का काम क्या है, एनर्जी को बनाने का। अब इसका मैं डेफिनेशन लिखाता हूं। Release of energy from the assimilated food is called respiration. तो बोलोगे सर ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, एनर्जी बनाने वाला जो लाइफ प्रोसेस है, एनर्जी बनाने वाला जो लाइफ प्रोसेस है भैया, उसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन। एनर्जी किससे बनाएगा, ये प्रोसेस एनर्जी बनाएगा। अरे किससे बनाएगा भैया, एसिमुलेटेड फूड। अब तुम बोलोगे ये एसिमुलेटेड फूड क्या होता है सर। बच्चों जो भी खाना हम खाते हैं एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ दो, जो भी खाना तुम खाते हो वो डायरेक्टली तुम्हारे सेल तक नहीं पहुंचता। वो खाना, जो भी खाना तुम खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो, वो सब तुम्हारे बॉडी के अंदर के लिए कॉम्प्लेक्स फूड होता है। और वो कॉम्प्लेक्स फूड डायरेक्टली सेल तक नहीं पहुंचता। खाना जब तुम खाते हो तो वो कॉम्प्लेक्स फूड तुम्हारे पहला स्टमक में जाता है, और स्टमक फिर क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, और फिर वो सिंपल फूड बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है एनर्जी को बनाने के लिए। और उस सिंपल फूड को यहां पर एसिमुलेटेड फूड कहा जाता है। तो एसिमुलेटेड फूड का मतलब अगर तुम मुझसे पूछो तो उसका मतलब मैं बोलूंगा सिंपल फूड। कभी तुमने सोचा है कि अब अगर तुम हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल जाते हो, तो कमजोरी की वजह से डॉक्टर जो है आईवी बोलता है, आईवी सजेस्ट करता है, यानी सलाइन लगाने बोलता है। वो सलाइन कहां पर लगाई जाती है, तुम्हारे नसों में। वो जो सलाइन है ना, वो और कुछ भी नहीं है, वो सिंपल फूड है जो नस से ब्लड तक पहुंचाया जाता है और ब्लड उसको डायरेक्टली बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है। सलाइन तुमको डॉक्टर पिलाता नहीं है, वो नस में लगाता है। वो पिलाता है क्या डॉक्टर तुमको? नहीं पिलाता। वो क्यों नहीं पिलाता?
कभी तुमने पूछा डॉक्टर से तो डॉक्टर तुमको जवाब यही देगा कि बच्चों ये सिंपल फूड है, ये और सिंपल नहीं हो सकता। अब इसको हम डायरेक्टली सेल तक पहुंचाएंगे ब्लड के जरिए। फिर वो सेल के अंदर जब वो जाता है ये सिंपल फूड, फिर सेल उसको क्या करता है, उससे क्या बनाता है, एनर्जी। उससे क्या बनाता है, एनर्जी। और ये एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में, इन ह्यूमन बॉडी respiration occurs at two level। ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन दो लेवल पर होता है। मैं उन लेवल के नाम लिख देता हूं। सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन, ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन दो लेवल पर होता है, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेशन दो लेवल में होता है। ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन दो लेवल पर होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के दो स्टेज है, पहला बॉडी लेवल और दूसरा सेल्यूलर लेवल। बॉडी लेवल को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेल्यूलर लेवल को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं है, फर्क है। अब ये दोनों को समझाता हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, अंडर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन exchange of gas take place between lungs and blood। क्या लिखा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज होगी। क्या एक्सचेंज होंगे बाबू, गैस। किनके बीच में, लंग्स से। अब यहां पर जो गैस की बात की जा रही है ना, वो कौन सी गैस की बात की जा रही है, यहां पर बात किया जा रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। इन गैस की बात की जा रही है। सर कैसे होगा एक्सचेंज, सर नहीं समझ में आया, एक्सचेंज मतलब क्या सर, नहीं क्लियर है सर, नहीं पता चला। अच्छा, इनहेलेशन एक्सेलेशन। इनहेलेशन एक्सेलेशन को तुम क्या बोलते हो, ब्रीथिंग। जब इनहेलेशन करते हो भैया तो बाहर से हवा अंदर लेते हो, एक्सेलेशन करते हो तो अंदर की हवा बाहर छोड़ते हो। इनहेलेशन किया
तो अंदर ऑक्सीजन लिया, एक्सेलेशन किया, तो बाहर ऑक्सीजन छोड़ा, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी के अंदर किस एरिया से पहला घुसता है? नोज। हवा जो तुम इनहेल करते हो वो पहला नोज के अंदर जाती है, फिर नोज उस हवा को फिल्टर करता है, उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल को रोकता है, फिर वो हवा ट्रैकिया से होकर विंड पाइप से कहां पर जाती है? लंग्स के अंदर जाती है। फिर लंग्स क्या करता है? उस हवा के अंदर जो भी ऑक्सीजन होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और फिर उस ऑक्सीजन को वो ब्लड तक पहुंचाता है, और उसके बदले में ब्लड उसको क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब सवाल यह उठता है, सर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? तो बच्चों में क्लियर कर दूं, एनर्जी सेल के अंदर बनती है, एनर्जी के बनते वक्त एक गैस, अनवांटेड गैस भी रिलीज होता है, और वो अनवांटेड गैस और कोई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड तक आता है, फिर ब्लड उसको लंग तक पहुंचाता है, और लंग्स फिर उसको नोज के जरिए बाहर रिमूव करता है। यह है एक्सलेशन। और इस पूरे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसलिए यहां पर बच्चों मैंने लिखाया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन लंग्स एंड दी ब्लड। कौन सा गैस एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The oxygen from the air enter the blood and carbon dioxide from the blood exist. ये एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब लिखा है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एग्जिट। ये है एक्सचेंज ऑफ गैस, और इस रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आ गई? हाँ, ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन दो लेवल पर होता है, बॉडी लेवल पर और तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन हो गया। अब बात करते हैं किसकी? सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर क्या होगा? Under this, energy is produced in the form of energy is produced in the cell in the form of ATP. सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रेस्पिरेशन कहां पर होगा? सेल के अंदर। क्या होगा? एनर्जी बनाई जाएगी सेल के अंदर, और एनर्जी कौन सी फॉर्म में बनती है? एटीपी।
तो जो रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है उसको कहते हैं सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं उसको? सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब क्या होता है? इनसाइड द सेल द assimilated food is oxidized and energy is produced। क्या हो रहा है सेल के अंदर? एसिमिलेटेड फूड यानी सिंपल फूड क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज होता है। तो सेल के अंदर दो चीज के बीच में अब रिएक्शन होगा, एसिमिलेटेड फूड और ऑक्सीजन। जब एसिमिलेटेड फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो वो एसिमिलेटेड फूड ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी वो ऑक्सीजन को गेन करेगा। उसके बाद उसके अंदर से क्या निकलेगा? एनर्जी। तो ये वाला रेस्पिरेशन कहां पर हुआ? सेल के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है लंग्स और ब्लड के बीच में, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन के कितने लेवल है? दो लेवल है, एक बॉडी लेवल और दूसरा सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन और डिटेल में, इसके टाइप्स पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। थैंक यू सो मच।